नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस और आज आपके लिए लाए हैं हम मेडिवल हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज़ है। इसमें मेडिवल हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज़ में बेसिकली हम हर सब्जेक्ट का एक रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी और उसमें आप उसको एज अ रिवीजन देख सकते हैं। प्रीलिम्स से पहले आप अपना पढ़ लो और उसके बाद इसको एज अ रिवीजन सीरीज़ देख सकते हैं। तो अभी मेडिवल हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज़ है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेडिवल हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो होती है मोहम्मद बिन कासिम से। जब वो 1712 में इंडिया में आया था, उसने सिंध को कॉन्कर किया, जीता और उस टाइम जो सिंध पे राजा था वो किंग दाहिर चाच डायनेस्टी से रिलेटेड था। और जो चाचनामा है वो अबू बकर ने लिखे। तो इम्पोर्टेंट है कि चाचनामा किसने लिखी है, अबू बकर ने। और जो लोगों को हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट किया था उनके लिए देवल ऋषि ने देवल स्मृति लिखी कि वो वापस रिकन्वर्जन हो सके उनका हिंदुइज्म में हिंदुइज्म में उनका रिकन्वर्जन हो सके। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में था। फिर मोहम्मद गजनी आया था 1014 AD में और थानेसर का एक्सपेडिशन लीड किया था उस टाइम में। वैसे वो गजनवीड डायनेस्टी का था। उसने 1000 AD में जयपाला को हिंदू शाही डायनेस्टी से रिलेटेड था, उसको डिफीट किया था। फिर 1008 में आनंद पालक को डिफीट किया था वाहिंग में। और 1025 AD में सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। और जो गजनी था उसके कोर्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो स्कॉलर्स थे, अल बैरूनी उज़्बेक था, कोर्ट पोएट था। उसने किताब लिखी किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। और उसने बृहद संहिता दोबारा मिहिर ने लिखी है, जो कि जो 9 ज्वेल्स थे चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में, उन उसमें से एक थे वारामिहिर। उसने बृहद संहिता लिखी थी, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। तो किसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था? बृहद संहिता को किसने? अल बैरूनी ने। अल बैरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी, तहकीक हिंद लिखी थी। दो किताबें ये इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के बारे में उसने लिखी थी। फिर आया था मोहम्मद गोरी। 1100 इन्वेडेड इन 1175 और 1206 तक रहा। गौरीड डायनेस्टी से था। और 1178 में बैटल ऑफ माउंट आबू हुआ, अरावली में है ये माउंट आबू। और भीमा टू को डिफीट किया था इसने। फिर हुआ 1191 AD में बैटल ऑफ तरेन और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को डिफीट किया था। तो 1192 में अजमेर का जो गवर्नर था, कॉन्कर्ड अजमेर, और गवर्नर किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये स्लेव था, किसका? गौरी का स्लेव था, स्लेव। तो गौरी 1206 AD में गौरी को जो है असैसिनेट कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को राजा घोषित कर दिया। अब शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। तो इससे पहले कौन कौन आए थे? मोहम्मद बिन कासिम 712 में, मोहम्मद गोरी 1014 AD में, और मोहम्मद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी। फिर इसके बाद है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या है? इसमें स्लेव डायनेस्टी है 1206 से 1290। खिलजी ने राज किया है 1292 से 1322। तुगलक डायनेस्टी ने किया 1322 टू 1414 AD। और सैयद डायनेस्टी ने 1414 टू 1451 AD। और लोधी ने जो रूल किया है 1451 टू 1526। उसके बाद मुगल्स आ गए, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। अभी हम इसमें सिर्फ दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास दिल्ली, अब दिल्ली के बारे में, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है तो दिल्ली के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। दिल्ली का एंशियंट नाम इंद्रप्रस्थ है। 18वीं सेंचुरी में आनंग पाल के राजा नाम का एक राजा था, उस तोमर जो डायनेस्टी थी उससे उसने दिल्ली का पूरा जो है शहर बनाया। मेहरौली जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। सीरी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ये छोटे छोटे एरिया है, अभी दिल्ली में है। इनको सबको मिला के एक दिल्ली बन जो अभी की दिल्ली है, वो इन सबको मिला के बनता है। तुगलकाबाद किसने बनाया? गयाजुद्दीन तुगलक ने बनाया। जहाँ जहाँपनाह किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीन पनाह हुमायूं ने बनाया। और शाहजहानाबाद शाहजहां ने बनाया। तो ये सारे जो अब एरिया है वो अंडर दिल्ली है या कुछ यूपी के पार्ट है, लेकिन ये सारे जो राजा है इन्होंने अपने अपनी एक नाम से रिलेटेड या ऐसी कोई सिटी जो है या टाउन जो है वो बनवाए। अब स्लेव डायनेस्टी सबसे पहली थी जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। स्लेव डायनेस्टी में 9 रूलर रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव था गौरी का, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है। इल्तुतमिश जो स्लेव था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। बलबन जो स्लेव था वो इल्तुतमिश का स्लेव था। तो ऐसे स्लेव इसलिए स्लेव डायनेस्टी की। गौरी का जो स्लेव था वो क्यूडीए था। फिर इसका स्लेव कौन था? इल्तुतमिश था। और इसका फिर बलबन था। इसने अपनी डॉटर को भी बनाया था रजिया सुल्तान, बट बहुत कम समय तक के लिए, टाइम के लिए।
वो राजगद्दी पे रही। अदरवाइज ये स्लेव ही रहे, गौरी से कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से रजिया, रजिया से बलबन। तो इसमें जो दो टाइप के स्लेव थे, जो तो टर्किश स्लेव थे, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, काफ़ी पहले क्वेश्चन आ चुका है 90s में। तो जो टर्किश स्लेव है वो मिलिट्री वाले स्लेव है, वो मिलिट्री से रिलेटेड काम करते थे। हबशी जो स्लेव थे वो डोमेस्टिक रिलेटेड काम करते थे। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी कैपिटल लाहौर थी, लाहौर में इसका जो राजधानी बनाई थी। फिर टाइटल इसने लिया था मलिक और लकबख्श, लकबख्श का टाइटल लिया हुआ था। कोर्ट हिस्टोरियन इसके इसमें हसन निज़ामी था, जिसने ताजुल मसीर लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। क्या लिखी थी? ताज उल मशीर। और ये जो है चौगान खेलते हुए इसकी डेथ हुई थी। इसकी डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, हॉर्स पोलो भी बोलते हैं उसको। तो चौगान खेलते हुए इसकी डेथ हो गई थी। अब कौन आया इसके बाद? इल्तुतमिश, 1211 से 1236। ये ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ भी था। इसने सिल्वर जो कॉइन है वो इंट्रोड्यूस किया, टांका। टांका किसने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश ने। और कॉपर कॉइन जो इंट्रोड्यूस किया, जिट्टल। जिट्टल और टांका किसने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश ने। ये जो कॉइन है, एक सिल्वर है और एक कॉपर कॉइन है। इक्ता सिस्टम भी किसने इंट्रोड्यूस किया है? इल्तुतमिश ने। ही लैंड असाइनमेंट गिवन टू ऑफिसर टू मीट हिज सैलरी एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ आर्मी हु टेक इक्ता, उसको इक्तेदार बोलते हैं जो इक्ता लेता है। और ये किस लिए इक्ता दिया जाता था? एक लैंड दी जाती थी कि भाई इससे तू है अपनी सैलरी का भी देखो, अपनी सैलरी भी निकाल लियो, और जो आर्मी वो मैनेज करेगा उसका भी जो भी खर्चा पानी जो भी होगा वो निकालियो। तो ये लैंड असाइनमेंट होती थी इक्ता, और ये इसको हैंडल करने वाला इक्तेदार। मुगल चेंज द नेम टू जागीर विच वॉज सिमिलर टू इक्ता। तो मुगलों ने इसको जागीर सिस्टम बना दिया, नाम चेंज किया, और बाकी है ये इक्ता ही सिस्टम। फिर इसमें 40 इक्तेदार लोग जो थे, ये जो इक्ता इकट्ठा करने वाले लोग थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, तुर्कन ए चिहलगानी। ये बहुत ही फेमस जो एसोसिएशन थी, और बहुत डोमिनेटिंग एसोसिएशन थी। मतलब सुल्तान को एज अ पपेट ही उन्होंने बना के रखा हुआ था। ये डिफेक्टो थे, और जो वो डीजियोर जो सुल्तान होता वो डीजियोर होता, मतलब वो एक नाम का हेड होता था। तो इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश ने किस किस को पेट्रोनाइज किया? मिनास उस सिराज ने, उसने तहक्कत ए नसीरी लिखी, और फॉर नसीरुद्दीन मोहम्मद 1260 में। नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए उन्होंने तहक्कत ए नसीरी लिखी। ये कौन है? मिनास उस सिराज। और मंसूर क्या है? मंसूर एक लीगल रिकॉग्निशन है फ्रॉम खलीफा। खलीफा जो था इनका, मुस्लिम जो जितने भी रूलर थे, वो रूल करने से पहले उनको खलीफा से रिकॉग्निशन चाहिए होती थी। तो इंडिया में जो जितने भी मुस्लिम रूलर रहे, उनमें से सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश को ही मंसूर प्राप्त मिली थी, एक लीगल रिकॉग्निशन मिली थी इससे, खलीफा से। तो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? और इसी के टाइम चंगेज़ खान ने 1221 में इन्वेड किया था। ये प्रीलिम्स में आ चुका है ऑलरेडी, कि क्वेश्चन आया था कि भाई बलबन के टाइम पे चंगेज़ खान ने इन्वेड किया था और बलबन ने उसको इन्वेजन करने से रोका था, लेकिन नहीं, इल्तुतमिश के टाइम हुआ था, और इल्तुतमिश ने इंडिया को चंगेज़ खान के इन्वेजन से रोका था। ओके, तो ये चंगेज़ खान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलरेडी आ चुकी है। चंगेज़ खान कौन था? अब चंगेज़ खान के बारे में देखें तो वो मंगोल लीडर था, ट्राइबल एक ट्राइब थी उधर मंगोल की, और वो बुद्धिस्ट थे। और खान वहाँ मिलिट्री रिकॉग्निशन थी, ये मुस्लिम नहीं थे, बेसिकली एक मिलिट्री रिकॉग्निशन है खान। तो नेक्स्ट कौन आई? रजिया सुल्ताना, 4 साल के लिए रही। बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ, पहली बार कोई ऐसी फीमेल को एक रूलर बनाया गया। तो उसको फेस करना पड़ा, अपोजिशन फेस करना पड़ा उलेमा से। उलेमा ये प्रीस्ट होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। शी गेव द मिलिट्री रिकॉग्निशन टू हबशी स्लेव। हबशी क्या थे? पहले सिर्फ डोमेस्टिक काम करते थे। क्या काम करते थे? डोमेस्टिक काम करते थे, डोमेस्टिक स्लेव थे। और तुर्किश जो थे वो मिलिट्री स्लेव थे। ओके, तो इन्होंने हबशी को भी मिलिट्री रिकॉग्निशन दे दी, जिसको कि चिहलगानी, तुर्कन ए चिहलगानी, जो कि 40 क्या थे? इक्तेदार थे, इक्तादार इक्तेदार्स थे, जो उनकी एक एसोसिएशन थी। उन्होंने क्या है, ये जो मूव है उसको चैलेंज किया। अब रजिया सुल्तान के इतना चैलेंज था, इतना वो सारी चीज़ें थी, तो उस हट के कौन बन गया? बलबन। वो भी इल्तुतमिश का ही स्लेव था। तो 1266 से 1266 टू 1286 तक कौन रहा? बलबन रहा। इसने खुद को क्या, नायब खुदा कहलाना शुरू किया,
इसने खुद को टाइटल या जिले इलाई, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, बहुत काफ़ी पहले आया हुआ है 90s में, लेकिन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। शेडो ऑफ गॉड, तो जिले इलाई का मतलब है शेडो ऑफ गॉड। उसने सिजदा भी इंट्रोड्यूस किया, सिजदा की जो भी दरबार में आएगा उसको सिजदा करना होगा, मतलब वो जो राजा है सिजदा करना होगा। और एक और है पाइबोसा, पाइबोसा मतलब जो भी एंटर करेगा उसको राजा के पैर किस करने हैं या चूमने हैं। और इसने सेलिब्रेट किया था नवराज, ये नवराज जो है ईरानियन न्यू ईयर है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज का रिकॉग्निशन भी मिला है। इंडिया में जितनी भी कल्चरल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो फेस्टिवल्स है या कुछ भी ऐसी यूनिक चीज़ है, कल्चरल जो चीज़ है, उसमें नवराज को भी वो एक वर्ल्ड हेरिटेज, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज की रिकॉग्निशन मिली है। फिर इस डिसमेंटल चिहलगानी, सबसे अच्छा काम इसने यही किया कि इक़्तिदार की जो एसोसिएशन थी चिहलगानी, तुर्कन चिहलगानी, उसको डिसमेंटल किया। सप्रेस्ड रिवॉल्ट ऑफ तुगरिल खान गवर्नर ऑफ बंगाल, तो बंगाल का जो गवर्नर था जो इनके अंडर ही था, स्लेव डायनेस्टी के अंडर ही था, लेकिन उसने रिवॉल्ट किया तो उसको सप्रेस किया बलबन ने। बलबन ने एक क्या क्या किया, एक तो टाइटल लिया खुद को नैब खुदा, और इसने जिले इलाही भी कहना शुरू किया, सिजदा इंट्रोड्यूस किया, पाइबासो इंट्रोड्यूस किया, नवरोज सेलिब्रेट किया, चियलगानी डिसमेंटल की, और इसने एक सेपरेट किया मिलिट्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से अलग किसने किया, तो इसने किया, ये है बलबन। बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया, बलबन ने इंट्रोड्यूस किया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है खिलजी डायनेस्टी है। तो स्लेव हो गए, स्लेव में कौन कौन है हमारे पास, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, स्लेव था गोरी का। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ऐबक का स्लेव था, सन इन लॉ भी था, उसने टंका सिल्वर कॉइन, जिट्टल कॉपर कॉइन, इक्ता जो कि लैंड असाइनमेंट है वो इंट्रोड्यूस किया। तुर्कन चिहलगानी आप लोगों को पता है एसोसिएशन है इक़्तिदार की। और फिर मंसूर मिला था इसको लीगल रिकॉग्निशन फ्रॉम खलीफा, ठीक है। फिर चंगेज़ खान को भी इसने ही रोका था इन्वेजन से इंडिया में आने से। तो उसके बाद रजिया सुल्तान है, उसका काफ़ी ऑपोजिशन हुआ, उसने हबशी स्लेव को मिलिट्री रिकॉग्निशन दी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर बलबन आए, उसने नैब खुदा, जिले लाई, ये सब टाइटल लिए, और सिजदा इंट्रोड्यूस किया, पाइबासो इंट्रोड्यूस किया, और ये सब हुआ। फिर अब है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी में जो इम्पोर्टेंट जो रूलर है उसमें एक अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन जो फर्स्ट रूलर, मुस्लिम रूलर टू कॉन्कर साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में जाने वाला पहला मुस्लिम रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। इसने गुजरात का करण सिंह डिफीट किया, रणथंभौर का हमीरा हम्बीर देवा को डिफीट किया, मेवाड़ के रतन सिंह, इस पे तो पद्मावत मूवी भी बनी, उनको भी डिफीट किया। और वो जो चित्तौड़ था उसको खिजीराबाद रीनेम किया। तो चित्तौड़ को खिजीराबाद किसने नेम किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, और रतन सिंह को डिफीट किया था। और जो मलिक एम जैसी है, सूफी सेंट थे, उन्होंने पद्मावत लिखी थी, पद्मावत लिखी थी, पद्मावती, उसमें लिखा था कि पद्मावती ने जौहर किया था, जो कि अब मूवी में भी दिखाया है आई गेस। और ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कौन था, सेनापति था मलिक काफूर, बहुत ही बहादुर। इसने ये क्रोनोलॉजी भी आ सकती है कि 1308 में यादव जो थे देवगिरी के उनका जो राजा रामचंद्र देवा, उसको डिफीट किया। फिर ककट्याज जो थे 1309 में, रंगल उनकी जो है कैपिटल थी, प्रताप रुद्र टू को डिफीट किया था मलिक काफूर ने। फिर 1310 में कोयसाला जो डायनेस्टी थी, हाले विदु इनकी कैपिटल थी, और बीराबाला तीन जो थर्ड थे वो उनके राजा, उसको डिफीट किया। फिर 1311 में पांड्या जो मदुराई इनकी कैपिटल थी, बीरा पांड्या जो उनके राजा थे, उसको डिफीट किया। तो 4 जो डायनेस्टीज़ है उनके रूल को मलिक काफूर ने बेसिकली डिफीट किया था। तो उसमें कौन कौन सी है, यादव देवगिरी के 1308 में, रामचंद्र देवा उसके राजा थे, ककटिया रंगल में, प्रताप रुद्र सेकंड को डिफीट किया। हमने पढ़ा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर, वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग एक सेनापति रहा है। उसने साउथ में जाके काफ़ी तांडव मचाया है, और साउथ में काफ़ी जो किंगडम्स थे उनको, जो स्टेट्स थे उनको उसने अपने अंडर कंट्रोल किया था, उनको हरा के। तो जैसे यादव थे 1308 में, उनको हराया था। ककटियाज थे रंगल में, उनको 1309 में हराया था। 1310 में कोयसाल, और
1311 में पांड्या मदुराई में उनको हराया था। तो जो सारे ही जो 4 जो स्टेट थे वो अलाउद्दीन खिलजी के खिदमती स्टेट में कन्वर्ट हो गए। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने टाइटल लिया सिकंदर ए सानी का टाइटल लिया। उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किए, जो कि हम यहाँ देखते हैं क्या 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 चेंजेस लाए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, शरिया को रिजेक्ट किया, और टर्किश मोनोपोली थी, टर्किश जो मोनोपोली थी उसने अबॉलिश किया और सबको मिलिट्री में मौका दिया। जो मलिक काफूर है उसको टाइटल दिया नायब सुल्तान, और इक्ता को अबॉलिश किया। इसने इक्ता को अबॉलिश किया और सैलरी को कैश के थ्रू देने दिया। इक्ता को देते थे लैंड असाइनमेंट की, उससे अपना जो मिलिट्री ऑफिसर है बेसिकली वो अपनी सैलरी और अपनी जो मिलिट्री वो मैनेज करेगा उसकी सैलरी निकालेगा। लेकिन उस अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता अबॉलिश किया और सैलरी कैश के थ्रू देने की कोशिश की दी। फिर एक दीवान ए मुस्तकराज क्या है, एक नया रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया जो कि टैक्सेस कलेक्ट करेगा। उसको क्या बोलते हैं, आमिल्स बोलेंगे, जो टैक्स कलेक्ट करेंगे। और एक डिपार्टमेंट का नाम क्या है, दीवान ए मुस्तकराज। फिर मिलिट्री में दाग सिस्टम लाया, ब्रांडिंग बेसिकली एक स्टाम्प जैसा लगता था हॉर्स में, जो कि हाई क्वालिटी के हॉर्स होते थे। एक रॉयल एम्बलम होता था जिसको कि दाग बोलते थे। चेरला या हुलिया वो अटेंडेंस और रजिस्ट्रेशन सिस्टम था। फिर नेक्स्ट उसने मार्केट रिफॉर्म भी किया। मार्केट में क्या रिफॉर्म किया, सराय आदिल एक कमेटी बनाई, सराय आदिल नाम की कमेटी, जो कि जितनी भी कमोडिटी मंडी में सेल हो रही है उसके प्राइस को फिक्स करेगी। तो जो जितनी प्राइसेस है मंडीज में सब्जी के, दालों के, हर चीज़ जो भी बिक रही है मंडी में उसके फिक्स प्राइसेस कौन फिक्स करता है, सराय आदिल। और शाहाना अमंडी ये कमांडर ऑफिसर होता था सराय आदिल का, उस कमेटी का कमांडर शाहाना ए मंडी। फिर ये हो गया हमारा खिलजीज के बारे में। अब आगे तुगलक में कौन है, नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक रहा, काफ़ी कम रहा। साउथ में टैक्सेस उसको देना जो खिलजीज ने अपने अंडर किया था उनमें से ककटियाज और पांड्या ने टैक्सेस देना बंद कर दिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी काफ़ी सारे चेंजेस किए। एक तो आर्टिफिशियल वैल्यू दी कॉइन को, टोकन कॉइन को। बेसिकली जिस टाइप के कॉइन अभी हमारे पास हम यूज़ करते हैं या फिर रुपए यूज़ करते हैं, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि वो स्टेट ने या आरबीआई ने हमको एक एक प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई ये इस नोट की वैल्यू ये है, तो एक आर्टिफिशियल वैल्यू क्रिएट की नोट कॉइन की, और वो कॉइन बेसिकली यूज़ किए। और इसने अपनी कैपिटल है वो देवगिरी को शिफ्ट की। सबसे बड़ी जो इसकी मिस्टेक थी वो यही थी कि दिल्ली से देवगिरी चला गया साउथ में फोकस करने के लिए, बट वो साउथ के चक्कर में नॉर्थ भी उसके हाथ से निकलने लग गया। फिर नए टैक्सेस इसने जो इंट्रोड्यूस किए, घारी टैक्स, होम टैक्स होता है, चारी टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स हो गया। दीवान एक को ही एक नया डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर से। तो ये क्वेश्चन आते हैं, दीवान ए कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए मुस्तकराज जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो तक कभी इसने क्रॉप लोन, जो केसीसी होता है आजकल, उस टाइप का ही क्रॉप लोन इसने देना शुरू किया। ये फर्स्ट रूलर था जिसने ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था, तक कभी क्रॉप लोन होता है। फिर जियाउद्दीन बिरानी ऑथर तारिक की फिरोजशाही, वो भी इसके टाइम पे था। फिर इब्न बतूता जो ट्रेवलर था, ये ट्रेवलर किसके टाइम पे आया था, ये आया था अपने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। उसने किताबुल रहला लिखी है, ट्रेवलर था मोरक्को से आया था इब्न बतूता। फिरोज शाह तुगलक, अब है फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388। इसके इसमें कोर्ट हिस्टोरियन जो था शम्स उस सिराज अफीफ, उसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी। और जो फिरोज शाह तुगलक ने 20 से ज़्यादा टैक्सेस जो है उसको डिसअप्रूव किया था, जो शरिया अप्रूव नहीं करता है। शरिया बेसिकली कानून है इस्लाम का, जो कि इस्लाम के फॉलो करने वाले लोग फॉलो करते हैं। 4 टैक्सेस ड्यूरिंग हिज टर्म, इसके टर्म में 4 जो टैक्सेस थे, मेन टैक्सेस थे। एक था खरज, तो खरज बेसिकली घास जो है पेजेंट को, वो 1/10 जो पार्ट है उनकी ओनरशिप में से वो उसको राजा को देना होता था। शर्ब हो गया इरिगेशन टैक्स। इसने बेसिकली काफ़ी डैम और इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, तो उसके लिए इरिगेशन टैक्स 1/10 इरिगेशन टैक्स देना होता था। जकत था बेसिकली 1/40 पार्ट फ्रॉम रिच मुस्लिम, तो जो मुस्लिम थे उनकी जो इनकम का 1/40 पार्ट था वो बेसिकली एज अ टैक्स लेते थे, उसको बोलते हैं जकत। और जिजिया जो है, और जिजिया जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें आप, टैक्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। तो नॉन मुस्लिम से ये बेसिकली हार्श और पनिशमेंट टाइप्स का टैक्स था, लेकिन जो ये जकत है ये सिर्फ रिच लोगों से लिया जाता था। फिर है खुम्स क्या है बेसिकली, ये जब कोई
राजा किसी और स्टेट पे अटैक करता है और वहाँ से जो लूट-पाट का जो भी मिलता है, तो उसमें जो बूटी मिलती है, जो उसको बूटी बोलते हैं, जो लूट-पाट के जो चीज़ें लेके आते हैं, तो उसका जो 1/5 शेयर है वो राजा का, सुल्तान की इनकम है शरिया के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं खुम्स। और जो फोर्थ चार हिस्से हैं उस बूटी के, वो गनीमा, उसको गनीमा बोलते हैं। वो सोल्जर्स बेसिकली सिपाहियों के बीच वो शेयर हो जाता है। तो गनीमा और खुम्स ये भी टर्म्स आ जाती है, कई बार पूछ लेते हैं। फिर है इसने वेलफेयर के कुछ काम किए, ओल्ड पेंशन स्टार्ट की, दीवान ए खैरात स्टार्ट किया, वेलफेयर फॉर पुअर। और इसने एक और डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट शुरू किया था, कौन सा था, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही किसने स्टार्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर दीवान ए बंदगामी, वेलफेयर ऑफ द स्लेव, ये पुअर के लिए दीवान ए खैरात और स्लेव के लिए दीवान ए बंदगामी। फिर इसने तक भी वेव्ड ऑफ कर दिया, जैसे आजकल क्रॉप लोन को वेव ऑफ करते हैं, उस टाइप से ही इसने भी वेव ऑफ कर दिया। फिर दारुल शिफा, दारुल शिफा अगर नहीं पता हो तो इस हॉस्पिटल को बोलते हैं, हॉस्पिटल बनाया। और बिल्ट डैम्स एंड ड्रॉप इरिगेशन, तो डैम और ड्रॉप इरिगेशन भी इसने कंस्ट्रक्ट करवाए, जिसके लिए इसने टैक्स भी लिया, 1/10 टैक्स लेते थे, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, अगर आप यहाँ देखें, शर्ब, शर्ब बोलते थे उसको, शर्ब, 1/10 टैक्स होता था। फिर इसने 3 सिटीज़ भी बनाई, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर। ये दो क्या बोलते हैं, हिसार है, फिरोजपुर है और जौनपुर है। नेक्स्ट है, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, फुतूहत ए फिरोज शाह। तो इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, फितूहत और फिरोज शाह। इसने हिंदू टेम्पल भी डिमोलिश किया, किस कौन सा, जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है। और इक्ता हेरिडिटरी कर दिया इसने। हेरिडिटरी मतलब इसने वंशानुसार उसको कर दिया कि भाई अब वो इक्तादार जो है वो ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपके वंश के अनुसार होगा, मेरा बेटा भी इक्ता इकट्ठा कलेक्ट करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सेम सेम होगा। फिर नेक्स्ट आ गया नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, 1394 टू 1414, तो ये लास्ट रूलर था। इसके टाइम पे तैमूर इन्वेजन हुआ था और इसने दिल्ली को लूटा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तैमूर इन्वेजन कब हुआ था, तैमूर इन्वेजन किसके टाइम हुआ था, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे हुआ था। और इसने दिल्ली को लूटा था, बेसिकली रोक नहीं पाया था नसीरुद्दीन मोहम्मद। और इल्तुतमिश के टाइम कौन आया था, इल्तुतमिश के टाइम कौन आया था, इल्तुतमिश के टाइम आया था चंगेज खान, चंगेज खान आया था इल्तुतमिश के टाइम पे और उसको रोका गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सैयद, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे को, हम लोगों को इसमें जानने वाला। फिर इसके बाद है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, बहल खान लोधी था, तो इसने सबसे लंबे टाइम तक दिल्ली सल्तनत को रूल किया था, 38 ईयर्स। इतना लॉन्ग टाइम के लिए दिल्ली सल्तनत में कोई बेसिकली रूल नहीं किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यही इब्राहिम लोधी के टाइम बाबर आया था। बाबर बेसिकली इब्राहिम लोधी और बाबर का जो पहला युद्ध हुआ था वो पानीपत में हुआ था, तो दैट्स फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सिकंदर लोधी का जो टूम था वो इंडिया में पहला टूम था जिसने डबल डोम यूज़ किए थे, गुम्बाज डबल डोम यूज़ किए हुए थे। तो ये बेसिक थोड़ी सी नॉलेज है हमारे इसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। और ये हमारी जो है दिल्ली सल्तनत है वो ख़त्म हो गई है, दिल्ली सल्तनत। और जो ये तीसरा पार्ट है ये भक्ति मूवमेंट है। भक्ति मूवमेंट में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, तो ये लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले ही जो साउथ में है भक्ति मूवमेंट वो 11th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है और महाराष्ट्र में जाके ये 13th सेंचुरी में आया है। तो नॉर्थ में 15th सेंचुरी और एंटायर इंडिया में 17th सेंचुरी, और मेनली 17th सेंचुरी में जो विस्तार हुआ इसका वो आसाम में हुआ। तो इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, तो एक तो ये एंटी रिचुअलिस्टिक है कि ज़्यादा रिचुअल्स में नहीं पड़ता है, कि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक मूवमेंट है कि आम लोगों को समझ आ सके। ऐसे संस्कृत के श्लोक और बड़ी बड़ी बातें इन सब में ये भक्ति जो सेंट्स है वो नहीं पढ़ना चाह रहे थे, तो ये कास्ट को अपोज करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। और मोनोथीस्ट है, बेसिकली एक भगवान को मानते हैं। और रीजनल लैंग्वेज को इन्होंने प्रेफर किया है, कोई ऐसी हैवी लैंग्वेज को इन्होंने तवज्जो नहीं दी है, उतना प्रेफरेंस नहीं दिया है। तो दो स्ट्रीम है इसकी, सगुण, सगुण ऐसा है जो भगवान को ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, बेसिकली मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते हैं, जिसमें भगवान को एक फॉर्म दिया हुआ है, ह्यूमन फॉर्म दिया हुआ है। निर्गुण में जो फॉर्मलेस गॉड को मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है आदि शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य 700 से 820 एडी में थे। ये भक्ति सेंट नहीं है, उससे पहले के जो ये है संत है। ये केलाड़ी केरल में 788 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनकी जो मृत्यु है वो केदारनाथ में 820 एडी में हुई थी। इन्होंने जो हिंदुइज्म के अलग अलग सेक्ट थे, उस 78 सेक्ट को इंटीग्रेट किया था।
और 4 मठ भी एस्टेब्लिश किए थे, जो कि अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जोशी मठ वो सब्सिस्टेंस न्यूज़ में था काफ़ी टाइम तक। तो 4 मठ कौन-कौन से हैं? गोवर्धन मठ ओडिशा में है, कालिका मठ द्वारका गुजरात में है, और जोशी मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, शारदा मठ श्रीगावी कर्नाटक में है। तो इन्होंने जो आदि शंकराचार्य ने है वो समर्थ सेक्ट की स्थापना भी की, जिसमें हरिहर दोनों हरि और विष्णु और शिव को फॉलो किया जाता है। इन्होंने ज्ञान मार्ग को भी फॉलो किया, ज्ञान मार्ग फॉलो किया, जिसमें कि कर्म और भक्ति को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वैल्यू नहीं दी गई। मुक्ति का जो मोक्ष का जो एक तरीका उन्होंने कहा कि वो नॉलेज है, नॉलेज गेन करो और मुक्ति पाओ। तो वो फॉलोअर थे वेदांता फिलोसफी के। और एक उसकी नई ब्रांच भी इन्होंने एस्टेब्लिश की, अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता में क्या है कि आत्मा और परमात्मा दोनों सेम है, एक ही चीज़ है आत्मा और परमात्मा। इसमें काफ़ी आगे आएंगे, जिसमें इसको अलग अलग तरीके से वेदांता फिलोसफी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है। उसमें अपना ही एक जो सेंट है, संत है, लोग हैं, उन्होंने अपना अपना फिलोसफी रखा है। तो ये हो गया आदि शंकराचार्य के बारे में। ये बेसिकली प्री भक्ति मोमेंट्स के संत है। उसके बाद जो भक्ति सेंट इन इंडिया वो वैष्णव भक्ति थे, या तो वैष्णव विष्णु की भक्ति करते थे, शिवा भक्ति, या तो शिव की, या निर्गुण कोई भगवान, एक फॉर्मलेस गॉड की भक्ति होती थी। तो वैष्णव भक्ति सेंट साउथ इंडिया में कौन कौन थे? रामानुजाचार्य 11वीं सेंचुरी में थे, तमिलियन थे, और ये प्रीस्ट थे विष्णु टेम्पल में श्रीरंगा टाउन में। और इन्होंने श्री वैष्णविज्म की स्थापना की थी। और मोनोथीज्म था बेसिकली एक एक भगवान को और एक अल्लाह भगवान को फॉलो करना। सोशल इक्वलिटी फॉलो की हुई थी कि सभी कास्ट के, जेंडर को, सबको एक ही तरह के राइट्स मिले हुए थे, सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जाता था। प्राप्ति मार्ग क्या है, या मोक्ष का क्या मार्ग है? सरेंडर टू गॉड, कि भाई भगवान के चरणों में सरेंडर करो और मोक्ष पाओ। इन्होंने अपनी ही एक फिलॉसफी जो है वो फॉलो की या फाउंड की, जो कि विविष्ट अद्वैत था। अद्वैत किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने। और ये विविष्ट अद्वैत किसने की, जिसमें सरेंडर टू गॉड है? ये रामानुजाचार्य, जो 11वीं सेंचुरी में तमिलियन थे और विष्णु टेम्पल में प्रीस्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास जो कौन आया है इसमें, वो है माधवाचार्य। माधवाचार्य कौन है? 13वीं सेंचुरी के एक संत है, कन्नड़ ब्राह्मण थे, जो कि कर्नाटका से थे, और प्रमोटेड कृष्ण भक्ति। तो इन्होंने कृष्ण की भक्ति को प्रमोट किया, और इन्होंने द्वैत फिलोसफी को एस्टेब्लिश किया। द्वैत फिलोसफी क्या है? इसमें आत्मा और परमात्मा दो अलग चीजें। तो इन्होंने आदि शंकराचार्य जी के साथ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दिया। उनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन जो माधवाचार्य है उन्होंने कहा कि भाई आत्मा अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है, और जो संसार है वो रियल है, वो बेसिकली आभासिक नहीं है। जो संसार है वो काफी रियल चीज है। तो नेक्स्ट हमारे पास है निम्बरका। निम्बरका 14वीं सेंचुरी में आंध्र प्रदेश के एक संत थे। इन्होंने द्वैत और अद्वैत को मर्ज किया। तो ये काफी एक द्वैत था, द्वैत जो है माधवाचार्य ने दिया, और अद्वैत जो है अपना शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने दिया। तो इन्होंने उसको मिला के क्या अपनी एक फिलोसफी निकाली, द्वैत अद्वैत वेदांता फिलोसफी जो है। उसमें डुअलिस्टिक थी, इसमें दोनों ही चीज़ें फॉलो, जो द्वैत की और अद्वैत की फॉलो की जाती थी, और ये नॉन रियल है, बेसिकली वर्ल्ड को नॉन रियल मानता है। फिर वल्लभाचार्य 16वीं सेंचुरी के संत है, तेलुगु प्रदेश से आते हैं, और ये नॉर्थ की तरफ मूव किए थे। इन्होंने शुद्ध अद्वैत फिलोसफी जो है उसको एस्टेब्लिश किया। इसमें पुष्टि मार्ग, मोक्ष का मार्ग क्या है? सेल्फ सरेंडर टू गॉड, पाथ ऑफ सेल्वेशन। तो सेल्वेशन का पाथ जो है वो है सेल्फ सरेंडर टू गॉड। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में विष्णु भगवान को क्या जाता है? ये सारे विष्णु भगवान के ही जो वैष्णविज्म या विष्णु भक्ति के जो फॉलोअर है उनके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में विष्णु को विठल या विठोबा, पांडुरंगा या पंडरीनाथ भी बोलते हैं। फिर ज्ञानदेव, या इसको स्पेल ऐसे करते हैं और इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं। फिर इन्होंने किताब लिखी भावार्थ दीपिका, जो कि मराठी की पहली किताब थी। किसने लिखी है? ज्ञानदेव ने। फिर नेक्स्ट है एकनाथ। एकनाथ 15वीं सेंचुरी में थे, और इन्होंने एक किताब लिखी भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण में क्या है? भक्ति सॉन्ग्स है, अभंगास। अभंगास जो है,
अगर हिंदी में बोले तो वो किसने लिखे हैं? अब एकनाथ ने। तो इनको ये जो भक्ति सॉन्ग है इनको कंपाइल करके किताब बनाई है, वो है भावार्थ रामायण। नेक्स्ट जो महाराष्ट्र में संत हुए वो तुकाराम, संत तुकाराम 17th सेंचुरी के, ये बरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। इनका एम्फेसिस ऑन पिलग्रिमेजेस, कि भाई हमारे जो पिलग्रिम जो प्लेसेस है वहाँ का उस पर विजिट करना चाहिए, वो उस पर इनका एम्फेसिस रहा है। संत तुकाराम 17th सेंचुरी के थे। फिर ये समर धर्मदास, समर धर्मदास जो थे ये भी 17th सेंचुरी के संत थे, और ये धरकारी सेक्ट के थे। वरकारी सेक्ट के तुकाराम थे, संत तुकाराम। और समर धर्मदास जो है वो धरकारी सेक्ट के थे। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है, और जरूरी नहीं है कि भाई हमारे को कहीं मंदिर और मस्जिद और या ऐसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। वरकारी सेक्ट है पिलग्रिम्स के बारे में, और धरकारी सेक्ट है कि भगवान हर जगह है, आप कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि किसी एक रिलीजियस प्लेस पे जाना ही जरूरी है। रिलीजियस टीचर थे ऑफ छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के रिलीजियस गुरु रहे हैं, और इन्होंने दासा बोध बुक लिखी है। तो समर दास ने कौन सी किताब लिखी है? दास बोध। 17th सेंचुरी के संत थे, धरकारी सेक्ट थे, और गॉड इज ओमनी प्रेजेंट उनके हिसाब से। फिर अब आ जाते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या है? रामानंद थे, राम भक्त थे, और इनके 12 डिसिपल्स थे, मतलब इनके आगे शिष्य थे, जो इनको अवधूतास बोलते हैं। और ये पीपा रॉयल, ये इनके नाम में है। जो इनके डिसिपल्स थे उनके जो इंपॉर्टेंट है उनमें से कबीर है, वो वेबर थे, और ये इनके प्रोफेशन है। और रविदास है, वो चमार शू मेकर थे। कबीर और रविदास निर्गुण सेंट है। तो ये रामानंद जो है, रामानंद जो है राम भक्त है, वो उनके जो डिसिपल्स है उनको अवधूत बोलते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है जैसे पीपा है और कबीर है, रविदास है, ये और इनके जो भक्त, जो इनके डिसिपल्स थे, वो देखने वाली बात ये कि मैक्सिमम लोअर कास्ट से है, या फिर ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो हम लोअर कास्ट में काउंट करते हैं। तो ये रामानंद, राम भक्त, इनके 12 डिसिपल्स थे। तो नेक्स्ट हमारे पास है सूरदास। सूरदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के सेंचुरी के जो संत रहे हैं। इन्होंने हिंदी काव्य में काफ़ी कुछ लिखा है। सूर सागर, सुरावली, दोनों ही कृष्ण भगवान के बारे में है। फिर नेक्स्ट आ गई मीराबाई। मीराबाई भी 15वीं और 16वीं शताब्दी की सेंचुरी की क्या है, एक कृष्ण भक्त है। इन्होंने श्री कृष्ण पे काफ़ी सारे भजन लिखे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु 15वीं सेंचुरी के संत है, सेंट है, और वर्शिप्ड जगन्नाथपुरी में ही वर्शिप करते थे। और विष्णु भक्ति बंगाल रीजन में इन्होंने पॉपुलराइज की। चैतन्य महाप्रभु बंगाल रीजन से है। सूरदास और मीराबाई ये अपने ये राजस्थान और इस वाले मारवाड़ वाले रीजन से है। फिर है शंकरदास। शंकरदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के सेंचुरी के संत रहे हैं। विष्णु भक्ति इन्होंने असम में पॉपुलराइज की, और ये शंकरदास ने विष्णु भक्ति नॉर्थ ईस्ट ले गए असम में। इन्होंने रामायण और भगवत पुराण को असमीज में ट्रांसलेट किया। तो असमीज में रामायण और भगवत पुराण को किसने ट्रांसलेट किया? ये किया शंकर दास ने। फिर रूलर जो सुहुंग मुंग चेंज नेम अंडर शंकर दास इन्फ्लुएंस टू स्वर्ग नारायणा। तो इन्हें सुहुंग मुंग रूलर था उधर का, आसाम का, उसने शंकर दास के इन्फ्लुएंस में आके स्वर्ग नारायण अपना नाम कर लिया। तो ये थे विष्णु भक्ति के जो संत थे उनके बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास है शिव भक्ति के जो सेंट्स है उनके बारे में। तो शिव भक्ति के सेंट्स जो हमारे पास है वो सबसे पहले है साउथ में अगर जाएं तो बसावा कन्नड़ थे, कर्नाटका से 12th सेंचुरी में थे, पैदा हुए थे, 12th सेंचुरी में रहे थे। इन्होंने वीराशैविज्म की स्थापना की थी। उसको लिंगायत भी बोलते हैं। लिंगायत अब एक पावरफुल ग्रुप है कर्नाटक में, कर्नाटक की पॉलिटिक्स में, और ये अपने आप को एक अलग रिलीजियन ग्रुप की कोशिश कर रहा है कि भाई सरकार उनको एक अलग रिलीजियस ग्रुप नोटिफाई करें। शिव भक्ति करो सेल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए शिव भक्ति करो, कास्ट के अगेंस्ट थे। इन्होंने वचनास इन कन्नड़ में ये वचन लिखे हैं। फिर आ गई लालदेद। लालदेद जो है वो कश्मीर से है, और ये फीमेल है, और इन्होंने शैविज्म प्रमोट किया कश्मीर में। और शिव सॉन्ग कश्मीरी लैंग्वेज में लालवाक किसने लिखा है? लालदेद ने। कश्मीरी थी, और कश्मीर में शिव भक्ति को इन्होंने फेमस किया। ये हो गया शिव
भक्ति सेंट के बारे में। इनमें दो फेमस है, बसावा कर्नाटका से है, लाल देद कहाँ से है, कश्मीर से। अब है निर्गुण भक्ति, जो कि भगवान को किसी फॉर्म में नहीं देखते हैं, वो प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को में काम किया। इस्लाम से भी इन्फ्लुएंस थे और हिंदुइज्म से भी इन्फ्लुएंस थे, और फॉर्मलेस वर्शिप जो है आई है वो इस्लाम से मोटिवेट होके आई है। तो इसमें जो प्रमुख संत लोग हैं, इसमें सबसे पहले आ गए नामदेव, 14वीं सेंचुरी के जो संत रहे हैं, महाराष्ट्र से थे। वन स्टोन अडोर्ड एंड अनदर वन। तो इन्होंने बेसिकली क्या है कि फॉर्मलेस जो भक्ति के बारे में बात की है। 15वीं और 16वीं सेंचुरी में, जो 15th एंड 16th सेंचुरी में काशी से कौन आए, कबीर। कबीर अपोज्ड पिलग्रिमेज, उन्होंने भी वही धरकारी जो सेक्ट है उसको प्रमोट किया कि भाई पिलग्रिमेज जाना जरूरी नहीं है, आइडियोलेट्री और फास्टिंग ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है कि भाई आप मूर्ति पूजा करो और फास्टिंग करो। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं। कंपोज्ड दोहाज और वन बुक बिजाक, इन्होंने किताब लिखी बिजाक, और जिसमें कि दोहों के बारे में है, उनके दोहे हैं, कबीर के बहुत फेमस दोहे हैं। फिर दादू दयाल है। दादू दयाल कौन है, 17th सेंचुरी के, राजस्थान से, मोची रह चुके थे ये, मोची उसके कास्ट से आते थे और कबीर के फॉलोअर थे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो गुरु नानक है। 15वीं-16वीं सेंचुरी में तलवंडी में इनका जन्म स्थान है, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और जो इनकी मृत्यु है वो करतारपुर साहिब में हुई है। और इन्होंने सिखिज्म की स्थापना की। तुहिद ए वजूदी और सूफी डॉक्ट्रिन, यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग्स, ये इनके काम रहे हैं। इसमें तौहीद ए वजूदी, ये जो सूफी डॉक्ट्रिन है, इसमें गॉड की यूनिटी और उनके बीइंग्स की यूनिटी के बारे में बात की है। इन्होंने लंगर को प्रमोट किया। इसमें सिखिज्म में 10 गुरु रहे। गुरु अर्जन देव, उन्होंने हरमंदिर साहिब को बिल्ड किया। आदि ग्रंथ रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम, गुरु अर्जन देव के टाइम में आदि ग्रंथ लिखना शुरू हुआ। फिर गुरु गोविंद सिंह जी आए, उन्होंने खालसा पंथी जो उसकी 5 डॉक्ट्रिन्स है उसको प्रमोट किया, जिसमें कि 5 के को बहुत सेक्रेड माना जाता है। केश हो गया, कंगा हो गया, कड़ा हो गया, किरपाण हो गया और कच्छा हो गया। ये 5 चीजें एक सिख जो ट्रू सिख है उसके पास होनी चाहिए। क्या है, केश है, कंगा है, कड़ा है, किरपाण है और कच्छा है। तो ये हो गया। मूवमेंट क्या है, बेसिकली इस्लाम का मिस्टिक मूवमेंट है, जिसमें कि जिसको कि सूफीज्म बोलते हैं। ईरान इराक में ये सूफीज्म 9th सेंचुरी में आ गया था, और इंडिया में ये 12th सेंचुरी में आया। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है सूफी की, अगर देखें तो सूफी की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें पीर मुरीद होता है। पीर इसमें का मतलब हो गया गुरु, मुरीद का मतलब हो गया स्टूडेंट, और कांका का मतलब हाउस पीस और रेजिडेंस ऑफ सूफी, बेसिकली झोपड़ी टाइप से होती है, तो उसमें जो रहते थे तो उसको कांका बोलते थे। वक्फ, मेंटेनेंस ऑफ कांका, या फिर जो भी लैंड किसी रिलीजन के लिए की पर्पज से दी जाती थी उसके मेंटेनेंस के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए थे। तो समा स्पिरिचुअल म्यूजिक, और फना स्पिरिचुअल मर्जर इनटू अलमाइटी, मतलब थ्रू सेल्फ सरेंडर, खुद का सरेंडर करो अलमाइटी के लिए, गॉड के लिए और अल्लाह के लिए, और आपका उस अल्लाह के साथ एक सेल्फ मर्जर, स्पिरिचुअल मर्जर हो जाएगा। जिक्र का मतलब है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, और इंसान कामिल का मतलब है ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। दरगाह हो गई टॉम ऑफ सूफी सेंट, वर्शिप्ड बाय पीपल। तो ये जो टूम है सूफी सेंट का, उसको लोग वर्शिप करते हैं, उसको दरगाह बोलते हैं। सिलसिलार हो गया सूफीज ऑर्डर, तो सूफी का ऑर्डर जो है उसको सिलसिलार बोलते हैं। योर्स जो है डेथ एनिवर्सरी है सेंट की, जो भी ये सूफी सेंट थे। इसमें इंपॉर्टेंट जो सिलसिलार है उसमें चिश्ती सिलसिलार है, सुहरवार्दी, कादरी, सलारी, कुबरावाया और रोशनिया और नक्शबंदी और मेढ़ावी। तो ये सिलसिलार है, अलग अलग जो सेंट है उनकी। और फिर चिश्ती सिलसिलार के फाउंडर कौन थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये अजमेर में सेटल हुए थे, 12वीं सेंचुरी में आए थे इंडिया, और इनको पॉपुलरली ख्वाजा गरीबन नवाज बोलते थे। फिर एक है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका दरगाह दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। बाबा फरीद, इनका नाम है फरीदुद्दीनगंज ए शंकर, और ये सिखिज्म के फेवरेट सेंट है, और इनकी जो प्रीचिंग्स है वो आदि ग्रंथ में इनकॉर्पोरेटेड है। इनका जो दरगाह है वो अजोधन पाकिस्तान में है। शेख नूर उद्दीन ऋषि, दरगाह चरार ए शरीफ, मतलब कश्मीर का जो नाम है,
कश्मीर में है इसकी दरगाह, इनकी दरगाह शेख नूरुद्दीन ऋषि की। और ये रिस्पॉन्सिबल है इस कश्मीर का इस्लामाइजेशन के लिए। कश्मीर जो जो इस्लाम फैल रहा जो रहा है, या इस्लाम गया उधर, क्योंकि वो शिवा लैंड थी, वहाँ हिंदू लोग शिव को वर्शिप करने वाले लोग रहते थे। लेकिन जो अब वहाँ इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, तो उसके पीछे इस्लामाइजेशन का पीछे कौन है? शेख नूरुद्दीन ऋषि। फिर शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के गुरु थे, और इनका टूम जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया है। फिर हजरत गेसू दराज दिल्ली के हैं, और ये साउथ मूव किए थे, गुलबर्ग, ये कर्नाटक में है गुलबर्ग। और ख्वाजा बंदे नवाज भी इनको बोलते हैं। फिर है निराज उल अशकिन, बिगनिंग ऑफ उर्दू लिटरेचर। निराज उल अशकिन मतलब बिगनिंग ऑफ उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर जो जन्मी है वो साउथ इंडिया में 14th सेंचुरी एडी में ओरिजिनेट हुई है, और नॉर्थ में ये 17th और 18th सेंचुरी में फेमस होने लगी थी। तो और ये मिक्सचर है इंडियन और पर्शियन लैंग्वेज का। फिर इसमें ये हो गया हमारा सूफी मोमेंट। तो ये सूफी मोमेंट हमने कवर 4 पार्ट हो चुके हैं। अब ये रीजनल किंगडम है उसी टाइम पीरियड में जब दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हुई थी दिल्ली में, जिस टाइम पे स्लेव डायनेस्टी, तुगलक, खिलजी और लोधी, सैयद, ये सब डायनेस्टी दिल्ली में रूल कर रही थी उस टाइम पे। और जगह इंडिया में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये ओवरलैप करता है दिल्ली सल्तनत के साथ। तो तेलुगु रीजन में 1325 पे 3 किंगडम थे। उसमें मुसुनूरी नायक रूल्ड बाय रेखापाली, तेलंगाना वाला, उसकी कैपिटल थी। पद्मनायक रूल्ड राचाकोंडा एज कैपिटल, और रेड्डी किंगडम कोंडाविदु एज कैपिटल, वो आंध्र प्रदेश में है। तो ये 3 थे 1325 में। 1334 में मदुराई सल्तनत थी। 1336 में विजयनगर, हरिहर रे और बुकारे ने कर्नाटक वाला जो एरिया है वो एज अ विजयनगर एम्पायर रूल किया था। फिर 1347 में बहामनी सल्तनत जो थी, बहामनी सल्तनत जो है वो गुलमर्ग उनकी कैपिटल थी। ऑल दिस किंगडम रिवॉल्टेड अगेंस्ट तुगलक, ये सब तुगलक के अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट किया था। विजयनगर जो है उसकी कैपिटल विजयनगर, जो कि अभी हम्पी प्रेजेंटली कर्नाटक में है, उसमें विजयनगर का जो रूल है वो रहा 1336 टू विजयनगर में जो एक एम्पायर बन के रहा वो 1336 टू 1680 तक रहा। इसमें 4 अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया। इसमें संगम डायनेस्टी 1336 टू 1485, और सलूबा डायनेस्टी 1485 टू 1505, फिर तुलुवा डायनेस्टी 1505 टू 1570 एडी, और वेडो डायनेस्टी 1570 टू 1680। तो ये 4 डायनेस्टी ने मिलके जो है विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। अलग अलग डायनेस्टी ने, जैसे पहले मगध जो एम्पायर था, मगध एक बहुत बड़ा स्टेट बना था, उसमें अलग अलग डायनेस्टी ने, शुंग डायनेस्टी, नंद, और फिर मौर्य, फिर उसके बाद जो कुषाण और अपना अलग अलग गुप्ता, ये सब ने रूल किया। अब कौन है? अब दिल्ली, अब वो जो मगध वाला प्रीपी वो चीज़ है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है साउथ में। अब ये विजयनगर एक बहुत पावरफुल बन गया है, एम्पायर बन गया है। फिर यहाँ विजयनगर एम्पायर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेवलर आए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, किंग हरिहर वन के उसमें टाइम पे आया था, और फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर टू विजिट विजयनगर, और इसने बुक लिखी है रिहेला जो बुक है वो लिखी इसने। फिर निकोलो दी काउंटी इटली से आया था, देवराय वन के टाइम पे आया था। इसने सिटी की सरकमफ्रेंस जो विजयनगर की सिटी है उसको 90 किलोमीटर बताया था। 90 जो 1000 सोल्जर है वो उसको गार्ड करते हैं। 12,000 जो वाइव्स है वो उसके टाइम पे जब वो आया था तो सती परफॉर्म किया था। फिर अब्दुल रजाक आया था, पर्शियन था, देवराय 2 के टाइम पे आया था। सिटी 7 भागों में डिवाइडेड थी, और यहाँ इंपॉर्टेंट पल्सेस, डायमंड और एम्ब्रॉयडरी ये सब सोल्ड होता था। फिर निकितिन रशिया से आया था, हॉर्स मर्चेंट था, विरूपक्षा 2 के टाइम पे आया था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बारे में ये बात करके चला गया। और फिर है बारबोसा, पोर्चुगीज था, श्री कृष्ण देवराय के टाइम में आया था, और उसके टाइम के जो सोशल एविल थे उसमें विजयनगर एम्पायर में उसके बारे में बात की। डोमिंगो पीस पोर्चुगाल से आया था, श्री कृष्ण देवराय के टाइम आया था, सोशल एविल और श्री कृष्ण देवराय की पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात की। फिर फेरानो नूनिज जो है वो पोर्चुगीज था, अच्युतराय ब्रदर ऑफ श्री कृष्ण देवराय का जो ये ब्रदर था वो रूल कर रहा था। और फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, लीनिएज, लिंगायाज और तेलुगु बरेड देयर विडोज अलोंग विद डिकीज हस्बैंड, ये सब चीज़ों के बारे में उसने लिखा।
जो पोर्चुगीज अकाउंट थे पीस और नोनिस नोनिस के, वो ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में रॉबर्ट स्वेल ने। रॉबर्ट स्वेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे और उसका नाम लिखा था अ फॉरगॉटन एम्पायर। तो इंग्लिश में ये दो किसने ट्रांसलेट किए थे? रॉबर्ट स्वेल ने। रॉबर्ट स्वेल ने ये ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में। फिर विजयनगर की जो कन्फ्लिक्ट है वो बहामनी किंगडम के साथ तुंगभद्रा दोआब जो है उसमें उसको हड़पने के लिए रही। वो रायचूर का जो एरिया है उसको अपने कब्जे में लेने के लिए कन्फ्लिक्ट रही बहामनी के साथ। और गजपति, तो इसका मतलब ये है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विजयनगर के कंटेम्प्रेरी कौन कौन रूल कर रहे थे। तो बहामनी किंगडम था और गजपति था, वो इस वाले एरिया था कृष्णा गोदावरी दोआब पे, उस इनके कन्फ्लिक्ट थी। मतलब ये उड़ीसा वाला जो ये अपर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला एरिया है उस पर ये रूल कर रहे थे। फिर अब थोड़ा इनको डिटेल में देखते हैं। संगम डायनेस्टी इसको फॉर्म किया था हरिहर राय और बुक्का राय, जो वन दोनों हरिहर राय वन और बुक्का राय वन ये दोनों भाई थे। इन्होंने संगम डायनेस्टी का एस्टेब्लिश किया, फॉर्म किया। और हरिहर राय वन ने 1336 टू 1356 से होयसाला से किंगडम से कॉन्कर किया था और संगम डायनेस्टी फॉर्म की थी। फिर बुक्का राय वन 1356 टू 77 कॉन्कर्ड मदुराई सल्तनत। तो ये मेजर ये इनके काम रहे हैं और इन्होंने रूल किया है 1336 टू 56 और 1356 टू 1377। ठीक है। फिर देवराय वन फॉट टू बैटल्स विद फिरोज शाह बहामनी रूल्ड 1406 टू 1422। तो इसी डायनेस्टी का था देवराय वन। और देवराय वन के टाइम पे कौन कौन से वो आए थे फॉरनर? देवराय वन के टाइम आया था निकोलो दी काउंटी और हरिहर के टाइम आया था इब्न बतूता। तो ये शुरू में ही आ गए थे दोनों। देवराय वन ने 2 बैटल फॉट किए विद फिरोज शाह बहामनी रूल्ड 1406 टू 1422। और जो देवराय टू है उसने 1423 टू 1446 रूल किया। वो हो महान नाटका सुदादी। ये एक बुक लिखी इसने, संस्कृत में लिखी थी। और ये गजवेतकारा का टाइटल ये इसने, क्योंकि गज जो वो डायनेस्टी है उस पे वो उससे कुछ एरिया इसने हड़प लिया था। फिर फोर्ट बैटल विद अहमद शाह बहामनी। ये बहामनी किंगडम है, ये जैसे हमारा नीचे वाला एरिया है तो ये विजयनगर एम्पायर है, ये इधर कर्नाटक वाला एरिया जो है, और ये बहामनी है और यहाँ गजपति है ये वाला एरिया। तो यहाँ हमेशा वो कन्फ्लिक्ट लगी रहती थी, इस वाले एरिया पे भी कन्फ्लिक्ट लगी रहती थी। तो ये है। और फिर प्रद्युत राय जो है उसको एसेसिनेट किया सलूबा नरसिम्हा ने। सलूबा नरसिम्हा ने प्रद्युत राय को एसेसिनेट किया और फिर सलूबा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। सलूबा डायनेस्टी में कौन कौन थे? सलूबा नरसिम्हा, इमादी नरसिम्हा, ये दो राजा थे। तीसरे वीरा नरसिम्हा को एसेसिनेट इमादी एंड स्टार्टेड तुलुवा डायनेस्टी। तो ये इसी के वो वंशज में आगे जाके वीरा नरसिम्हा ने इमादी नरसिम्हा को मार के तुलुवा डायनेस्टी स्टार्ट की। इसमें तुलुवा डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे वो श्री कृष्ण देव राय 1509 टू 1529 से रूल किया। और बैटल इसके जो फेमस थे वो 1510 में बैटल ऑफ कोवाली कोंडा, यूसुफ आदिल शाह को मारा था इसने। फिर 1520 में बैटल ऑफ रायचूर, इस्माइल शाह इसको डिफीट किया था। डिफीटेड प्रजापति गजपति एंड टुक कृष्णा गोदावरी दोवा बैक। तो जो वो एरिया था यहाँ वाला, ये कृष्णा नदी यहाँ से बहती है, तो ये वाला जो एरिया है वो उसने वापस ले लिया था। किसने वापस ले लिया था? श्री कृष्ण देव राय ने 1509 से 1529 तक रूल किया और प्रजापति गजपति को हराया, गोदावरी दोआ वापस लिया, कृष्णा गोदावरी। और 1520 में रायचूर वापस लिया इस्माइल शाह को हरा के। और बैटल ऑफ कोवाली कोंडा यूसुफ आदिल शाह को हराया 1510 में। फिर इसने कॉन्कर किया कॉन्कर्ड उमेटूर जो मैसूर के नाम से जाना जाता है अब। और रूल्ड उस टाइम पे गंगा राय ने रूल करता था। ऑल दिस टेरिटरी फॉर्म्ड मैसूर प्रोविंस और कैपिटल श्रीरंगापट्टनम। अब ये बाद में जाके जो एक टेरिटरी बनी मैसूर प्रोविंस और उसकी कैपिटल बनी श्रीरंगापट्टनम। श्री कृष्ण देव राय का लिटरेचर इसने खुद लिखा है, ये बहुत बड़ा एक ऑथर था जिसमें इसने लिखा जम्बावती परिणायम एक ये लिखी किताब, और अमुक्ता मलयादा रिटन इन तेलुगु में ये 2 किताबें लिखी इसने श्री कृष्ण देव राय ने। फिर इसके कोर्ट में, श्री कृष्ण देव राय के कोर्ट में अष्टदिग्गजा ये भी आ जाता है। अष्टदिग्गज जो इसके है श्री कृष्ण देव राय के कोर्ट में है। फिर वो प्रधानमंत्री जो बनाए थे जो अष्टप्रधाना वो किसके? मराठा के टाइम के थे, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। और ये अष्टदिग्गज किसके टाइम के थे? श्री कृष्ण देव राय के टाइम के। किस डायनेस्टी का? ये तुलुवा डायनेस्टी का है। इसमें इसने कौन कौन से जो फेमस थे? 8 थे, लेकिन जो
कुछ फेमस है उसमें अलासानी जो पेडानाना रोट अंधार का पितामह, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप लोग थोड़ा सा माफ़ कर देना इस चीज़ से कि क्या ये प्रोनाउंस हुआ है। और फिर तेनाली रामालिंगा, ये तो काफ़ी फेमस है तेनाली रामा, इसने पांडुरंगा महायत्तम लिखी। फिर रामा राजा भूषण, ये भी काफ़ी फेमस है, वासुचरिता लिखी डेडिकेटेड टू अराविदु किंग, तो ये अराविदु किंग है, इसके बाद की डायनेस्टी है उसमें वो उसके उनको डेडिकेटेड है। धुरजाति खलास्ती महायतम, ये इसने लिखा। फिर नंदी तिमाना, इन्हें परी घाटापहारानम, ये इसने लिखा। तो ये मेन है जो नाम है अष्टदिग्गज किसके कोर्ट में थे, वो थे श्री कृष्ण देव राय के कोर्ट में, और उनमें से तेनाली रामा राजाभूषण और धुरजाति नंदी तिमाना और अलासानी पेडाना, ये काफ़ी ऐसे फेमस से नाम है। फिर इनके जो भाई है अच्युत राय जो श्री कृष्ण देव राय के हैं, अभी वो देख लेते हैं कौन कौन से रूलर श्री अब्दुल रज्जाक जो है देव राय 2 के टाइम पे आए थे, ये सुलुगा डायनेस्टी से थे। निकितिन रशिया का था, ये विरूपक्षा के टाइम से आया था। और बारबोसा, ये श्री कृष्ण देव राय के टाइम आया था। डोमिंगो पीस, ये भी श्री कृष्ण देव राय के टाइम आया था। फेरानाओ नूनिज जो है अच्युत राय के टाइम आया था, तो ये फेरानाओ नूनिज जो है वो अच्युत राय के टाइम आया था हिंदुस्तान में, विजयनगर एम्पायर में। फिर अच्युत राय 1529 से 1543 तक उन्होंने रूल किया। यूसुफ आदिल शाह डिस्ट्रॉयड नागुलपुरम एंड टुक बैक रायचूर वंस फॉर ऑल, तो जो रायचूर है हमेशा के लिए बहामन का हो गया, ये बहामन जो किंगडम है बहामन किंगडम का हो गया। लास्ट रूलर है सदाशिव राय 1543 टू 1570 तक किसने रूल किया। 4 बामनी रूलर्स जॉइंट हैंड एंड डिफीटेड विजयनगर, 4 पार्ट में वो डिवाइड हो गया था बामन रूल, इसके बाद में अभी हम देखेंगे 4 पार्ट में या 5 पार्ट में हो गया था, उसमें से 4 लोगों ने हाथ मिलाए और फिर विजयनगर एम्पायर को डिफीट किया। इसमें इब्राहिम कुतुब शाह गोलाकोंडा का था, हसन निज़ाम शाह अहमदनगर का था, अली बरीद शाह बिदार का था, अली आदिल शाह बीजापुर का था। ये बैटल हुआ था बैटल ऑफ टालीकोट 1565 में, इसको बैटल ऑफ भामीहाटी या रक्कासी तंगटी ये सभी बोलते हैं। इसमें सदाशिव राय वहाँ से भाग के निकला था। ओके, तो ये हो गया हमारा तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी में काफी फेमस कौन कौन से थे, श्री कृष्ण देव राय, अच्युत राय और कौन था लास्ट जो रूलर था, सदाशिव राय। और श्री कृष्ण देव राय के टाइम पे अच्युत राय के टाइम पे आया था फेरानाओ नुनिज और डोमिंगो पीस और बरबोसा ये दो लोग पोर्चुगीज जो है ये आए थे श्री कृष्ण देव राय के टाइम पे। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो हमारे पास है अराबिदु डायनेस्टी। ये अराबिदु डायनेस्टी लगभग 100 साल रही। फिर इसमें इसका ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं। तो नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर है विजयनगर का एम्पायर का, वो इनका क्या मेन वो था, द्रविडियन स्टाइल था, इंडो पर्शियन भी उसमें मिक्स था। और विजयनगर मॉन्यूमेंट हम्पी में ज़्यादा है, हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर विरूपक्षा टेम्पल शिवा का टेम्पल है, इसमें गोपुरम की हाइट 170 फीट है। फिर हजारा रामालया, इसमें 1000 स्कल्पचर है। जिस प्रकरा ऑफ दिस टेम्पल हैज एपिसोड ऑफ रामायण और महाभारत, तो अलग अलग जगह में प्रक्रम में इसमें रामायण और महाभारत को ऐसे पेंट किया हुआ है। फिर तीसरा मंदिर है विट्ठल स्वामी टेम्पल, इसका मंडप जो है इस टेम्पल का है म्यूजिकल पिलर्स, मोनोलिथिक चैरियट और फिर 20 फीट टॉल स्टैचू है लक्ष्मी नरसिम्हा का। फिर नेक्स्ट जो इसके मॉन्यूमेंट्स है, ये लोटस महल 2 स्टोरी पैलेस है, एलिफेंट स्टेबल्स, ये थोड़ा सा यहाँ कुछ मिस टाइप हुआ है, और ये रो ऑफ चैम्बर्स विद एवरी रो हैज एन एलिफेंट, ये चैम्बर है ऐसे 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 ऐसे, और फिर हर जगह एक हाथी है, हाथी बना हुआ है इसमें ऐसे। फिर ये टेम्पल आउटसाइड हम्पी, ये सारे ऊपर की जो चीज़ें थी वो हम्पी में थी। फिर हम्पी के बाहर कौन सा है, वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है, मुरल पेंटिंग इसके रूप में है अभी तक है। ह्यूज नंदी आउटसाइड, तो नंदी बैल जो है बाहर है इसके। फिर है अगला टेम्पल है चिंताला वेंकटा रमणा टेम्पल तादीपत्री आंध्र प्रदेश में। फिर वीरा राजुला स्वामी टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु में, सेपरेट चैम्बर फॉर गोल्ड लिजर्ड, तो गोल्ड लिजर्ड के लिए अलग से टेम्पल है, ये चैम्बर है इसमें। 1000 पिलर मंडप वॉज बिल्ट एट रंगानंदम स्वामी टेम्पल एट श्रीरंगम, तो जो रंगानंदम स्वामी टेम्पल है वहाँ 1000 पिलर का मंडप बनाया गया है, श्रीरंगम में ये टेम्पल है।
फिर अगली सल्तनत जो आई ये हमारा विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। विजयनगर एम्पायर का हमने क्या क्या देखा, आर्ट एंड कल्चर भी देख लिया, उनके राजा भी देख लिए, 4 डायनेस्टी ने रूल किया, संगम और सलुबा, तुलुबा और अरिबेदु। अरिबिदु ज़्यादा फेमस नहीं था, ये जो तलुबा है इसमें काफ़ी फेमस श्री कृष्ण देव राय और अच्युत राय, शिवदेव राय, शिवदास देव राय और ये थे। और इसमें पहले वाले में देवराय 1, देवराय 2 और ऐसे जो है वो किंग थे। और पहले वाले में हरिहर राय और बुका राय, ये 2 काफ़ी फेमस रूलर थे। तो ये 4 जो डायनेस्टी है इन्होंने विजयनगर एम्पायर को रूल किया। फिर अब नेक्स्ट है बामणी शाह टेम्पल, बामणी सल्तनत सॉरी, और 1347 से 1518 तक इन्होंने रूल किया। इस फाउंडर था इसका हसन भामन शाह, कैपिटल इसकी गुलबर्ग थी, ये कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे, फिरोज शाह बामणी रोड कमेंट्री ऑन शरिया एंड कुरान, कुरान और शरिया पे इसने बेसिकली कमेंट्रीज लिखी। अहमद शाह बामणी शिफ्टेड कैपिटल टू बिदार फ्रॉम गुलबर्ग, 1424 में इसने बिदार से कहाँ कैपिटल शिफ्ट की, गुलबर्ग ने, गुलबर्ग में कैपिटल शिफ्ट की। फिर मोहम्मद शाह थर्ड तृतीय, इसने क्या है, कोंकण कृष्णा तुंगभद्रा, कोंकण कृष्णा गोदावरी फ्रॉम गजबता प्रमोटेड इंडस्ट्री। तो इसके कौन कौन से कारनामे हैं, मोहम्मद शाह 3 कृष्णा तुंगभद्रा 2, कोंकण और कृष्णा गोदावरी फ्रॉम गजपति प्रमोटेड इंडस्ट्रीज। और इसको टाइटल दिया मलिकुल तुजुर, ये तुजुर की स्पेलिंग ऐसे भी हो सकती है आई थिंक। और फिर आउट ऑफ ब्राह्मण किंगडम 5 रीजनल किंगडम बॉर्न, तो 5 एक ब्राह्मण जो किंगडम था उसमें से 5 किंगडम ने जन्म लिया। तो उसमें नेक्स्ट कौन कौन से थे, बिरार में किसने इमाद शाह डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लिश हुई, और गावालीगढ़ जो है कैपिटल रही। 1524 कॉन्कर्ड बाय अहमदनगर, अहमदनगर ने इसको कॉन्कर कर लिया बिरार को। फिर अहमदनगर किसने एस्टेब्लिश किया, अहमद निज़ाम शाह डायनेस्टी वहाँ ने उसने रूल किया और इसका नाम अहमदनगर पड़ गया। इसने बाद में 1524 में बिरार को भी क्या है कॉन्कर कर लिया, बिदार बाय कासिम बरिद, कासिम बरिद ने इसको कॉन्कर किया, अलग से इंडिपेंडेंस स्टेट बनाया। और 1619 में बिदार को कॉन्कर बाय बीजापुर, बीजापुर ने इसको कॉन्कर कर लिया। बीजापुर का किसने एस्टेब्लिश किया, यूसुफ आदिल शाह ने, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर कॉन्कर किया। इब्राहिम आदिल शाह रोट नॉर्सनामा बुक ऑन म्यूजिक, म्यूजिक पे किताब लिखी इब्राहिम आदिल शाह ने, नॉर्सनामा। और इन्होंने बिल्ड किया नौरासपुर जो है सिटी बिल्ड की। डिवोटी ऑफ सरस्वती, सरस्वती का भक्त था। टूम इन बीजापुर रिजेंबल ताजमहल, इसका जो टूम है वो बीजापुर ताजमहल से रिजेंबल करता है। इस कॉल्ड इसको उसका नाम क्या है जो ताजमहल की तरह रिजेंबल करता है, वो है इब्राहिम रौजा। फिर ये इसके कुछ बीजापुर के रूलर है। और इसमें मोहम्मद आदिल शाह, इस टूम इन बीजापुर कॉल्ड गोल गुम्बाज, ये बहुत फेमस है, 1660 में बना है गोल गुम्बाज। ये किसका टूम है, मोहम्मद आदिल शाह। और इब्राहिम आदिल शाह का टूम है बीजापुर में, ताजमहल को रिजेंबल करता है, इब्राहिम रौजा भी कहते हैं। फिर 5वां जो इसमें किंगडम बना वो था गोलाकोंडा, कुली कुतुबुल मिल्क ने 1518 में इसको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद सिटी और 4 मीनार बनाया, वो 4 मीनार जो है कहाँ, ये हैदराबाद में है, 4 मीनार बना हुआ है हैदराबाद में। और हैदराबाद सिटी भी बनाई, हैदराबाद सिटी किसने बनाई है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, इसने ये दोनों चीज़ें कंस्ट्रक्ट की है। फिर अब हमारा साउथ में ऑलमोस्ट जो मेजर वाले वो है भामन और विजयनगर दोनों हो गए। फिर नेक्स्ट हमारा है नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर में, ये रूल्ड बाय शामिर, कैपिटल अलाउद्दीनपुर। अब मॉडर्न कश्मीर जो है इसको जैन उल आबदीन नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, जो ये राजा था जैन उल आबदीन, उसको कश्मीर का अकबर बोलते थे। रिलीजियस टॉलरेंस थी, जिजिया अबॉलिश किया था जो टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स पे, टेम्पल बिल्ड किए, डिवोटी ऑफ अमरनाथ, और ट्रांसलेटेड रजत रंगीनी एंड महाभारत इन पर्शियन लैंग्वेज। तो इसने रजत रंगीनी और पर्शियन महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और रजत रंगीनी टू बी लिखी। विल्ट वुलर लेक, तो वुलर लेक को भी इसने ही बनाया, जैन उल आबदीन ने। फिर अब आई बात बंगाल की, बंगाल में इलिया शाही डायनेस्टी ने रूल किया, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मालवा में कैपिटल मांडू, ये मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट एरिया है। इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट मांडू में कौन कौन से है, काफ़ी फेमस मोन्यूमेंट्स हैं यहाँ, जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, बाज बहादुर पैलेस, रूपामती पैलेस। तो
पलमती पैलेस, बाज बहादुर पैलेस, जहाज महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद। ये कहाँ है? मांडू मालवा की कैपिटल थी और ये एमपी मध्य प्रदेश में है। फिर है गुजरात। गुजरात में अहमद शाह ने अहमदाबाद सिटी बिल्ड की, जामा मस्जिद बनाई, वहाँ त्रिन दरवाज़ा भी बनवाया। तो ये गुजरात के बारे में है। फिर राजस्थान। राजस्थान में अलग अलग जगह हैं। अंबर, उसमें काचवा डायनेस्टी ने रूल किया। अकबर की जो पहली वाइफ थी अरका भाई, वो काचवाई एरिया से ही थी। 18th सेंचुरी में किंग स्वाई जो जय सिंह जो थे, उन्होंने जंतर मंतर बिल्ड किए जयपुर और दिल्ली में, और जयपुर सिटी भी बनाई। तो वो भी इसी काचवा डायनेस्टी से थे। क्या नाम था उनका? किंग सवाई जय सिंह। उन्होंने क्या बनाया? जंतर मंतर जयपुर में और दिल्ली में, और जयपुर सिटी भी। फिर अगला है राजस्थान में मारवाड़। मारवाड़ को राठौड़ डायनेस्टी ने रूल किया। जोधपुर कैपिटल थी, और जोधाबाई जो वो राठौर प्रिंसेस थी। जोधाबाई अकबर की क्या थी? वाइफ। फिर मेवाड़। मेवाड़ जो है इसकी कैपिटल चित्तौड़ थी। इस पे वही राजा रतन सिंह जो थे, वो क्या है, जिनकी वाइफ पद्मावती थी, जिस पे मूवी भी बन गई है। और इसको रूल्ड बाय सिसोदिया, तो वो सिसोदिया थे। और राणा संग्राम सिंह डिफीटेड बाय बाबर इन बैटल ऑफ कानवा। बैटल ऑफ कानवा में बाबर ने राणा संग्राम सिंह को हराया था, और इन्हीं ने, राणा संग्राम सिंह ने ही बाबर को इनविटेशन दिया था कि इंडिया में आके लोधी को डिफीट करो, लोधी को हराओ। तो राणा प्रताप सिंह डिफीटेड बाय अकबर इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राणा प्रताप सिंह को अकबर ने हल्दी घाटी में 1576 में हरा दिया है। तो ये हमारा जो है रीजनल जो किंगडम है वो खत्म हो गए हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ऑल ओवर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुगल सल्तनत में भी दो फेज में रहा, और जो मेडिवल हिस्ट्री में है वो पहले वाला फेज आता है, जो एक मेजर फेज है। बाकी में फिर वो ये सेकेंडरी फेज है, और इसमें मेजरली ऐसे रूलर्स रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे पहले आए बाबर, आए 1526 टू 1530 तक। और बाबर जो है उसके नाम का मतलब टाइगर होता है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुजुक ए बाबरी, टर्किश में थी। और अब्दुल रहीम ने ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो जो ये तुजुक ए बाबरी थी वो टर्किश से पर्शियन में अब्दुल रहीम ने ट्रांसलेट की थी। और मिसेस हेनरी बेवरेज जो है वो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी। तो ये इसका दो डबल ट्रांसलेशन हुआ है कि एक तो तुजुक ए बाबरी टर्किश में थी, और उसको पर्शियन में अब्दुल रहीम ने, और इंग्लिश में मिसेस हेनरी बेवरेज ने क्या है, ट्रांसलेट किया है। फिर इसके बैटल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बैटल ऑफ पानीपत, जिसके वजह से ये इसको दिल्ली सल्तनत मिली। तो इसने इब्राहिम लोदी को मारा था इसमें। और फिर दूसरा जो इसका बैटल था, बैटल ऑफ कांडवा, 1527 में इसने राणा संग्राम सिंह को डिफीट किया था, और इन्होंने ही इसको बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो पहले उसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा, उसके बाद राणा संग्राम सिंह को भी डिफीट किया। फिर बैटल ऑफ चंदरी 1528 में इसमें किंग मेदिनी रॉय को डिफीट किया था। फिर नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ गोगरा, गोगरा में नुसरत शाह नवाब ऑफ बंगाल उसको डिफीट किया था, और 1530 में ये बाबर की डेथ हो गई थी। फिर आया नेक्स्ट जो इसका रूलर कौन है, फिर आया हुमायूं। हुमायूं 1530 टू 1540 रहा। 1540 शेरशाह सूरी ने वापिस जो है अपना किंगडम कॉन्कर कर लिया इससे, हुमायूं से। और इन 1555 ही गॉट बैक, एंड 1556 हुमायूं डाइड। तो उसने 1530 से 1540 तक तो रूल किया बाबर ने, हुमायूं ने। लेकिन उसके बाद शेरशाह सूरी ने वापस वो किंगडम अपना ले लिया, और सूरी का किंगडम रहा 1540 टू 55। और 55 में हुमायूं को वापस मिला जो भी दिल्ली सल्तनत का जो किंगडम था, और बाद में हुमायूं की डेथ हो गई 1556 में। हुमायूं नामा जो था वो बाय गुल बदन बेगम, हुमायूं की सिस्टर थी, उसने लिखा था। तो ये हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुल बदन बेगम हुमायूं की सिस्टर है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके जो बैटल्स है वो कौन कौन से है, वो है बैटल ऑफ चुनर 1536 में शेरशाह सूरी को डिफीट किया। फिर बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं डिफीटेड एंड एस्केप, यही शेरशाह सूरी के साथ ही फिर से इसका बैटल हुआ था। फिर बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम 1540 में हुआ था, हुमायूं कंप्लीटली डिफीटेड, इस बार इसको हरा दिया, और वापस उसको क्या बोलता है, शेरशाह सूरी को जो है सल्तनत मिल गई। फिर बैटल ऑफ सिरहिंद 1556 में हुआ, हुमायूं बॉर्न बैक द किंगडम। हाँ, और ये फाइनली फिर हुमायूं जीत गया। नेक्स्ट जो हमारा जो रूलर है वो है अकबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है। तो इसमें सबसे पहले तो इसके कोर्ट में कौन कौन हिस्टोरियंस थे उनको देख लेते हैं। अबू फजल, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अबू फजल ने अकबरनामा लिखी है
एन ए अकबरी दोनों का ये ऑथर है अबू फजल, एन ए अकबरी और अकबरनामा। और एन ए अकबरी जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किताब है। फिर है अब्दुल अब्दुल कादिर बदौनी। अब्दुल कादिर बदौनी ने मुंतकहा उल तवारिक लिखी है। मुंतकहा उल तवारिक अब्दुल कादिर ने बदौनी ने मुंतका उल तवारिक लिखी है। निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबक़त ए अकबरी। निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबक़त ए अकबरी। अब इसके बैटल्स के बारे में आता है, काफ़ी सारे बैटल्स इसने लड़े हैं। इसमें सबसे पहले सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर ने हेमू को मारा था। फिर 1561 में मालवा को कॉन्कर किया था मध्य प्रदेश में। 1564 में इसने घर घर कट कटंगा जो ये भी एमपी में ही है, इसको कॉन्कर किया था। 1572 में गुजरात को कॉन्कर किया था और विक्ट्री के नाम पे फतेहपुर सिकरी सिटी वो एस्टेब्लिश की थी। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसने बनवाई थी। इन 1574 एंड 76 कॉन्कर्ड बिहार एंड बंगाल। तो बिहार और बंगाल को कब इसने जीता था, वो 1574 एंड 1576 में कॉन्कर्ड कश्मीर, काबुल एंड बलूचिस्तान। तो अब इसका जो रूल है वो मतलब ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया में तो हर जगह हो गया है। बंगाल टू आगे जाके काबुल, बलूचिस्तान, कश्मीर उस एरिया में सारा हो गया। फिर 1591 में सिंध का कॉन्कर कर लिया, अभी थोड़ा साउथ आ गया। उड़ीसा कॉन्कर कर लिया 92 में। फिर 1595 में कंदाहार, ये भी अफगानिस्तान में है, तो वाला पोर्शन सारा ही इसने कॉन्कर कर लिया। ये हमारा अगर रफली देखें तो ये इंडिया का मैप है। इसमें हमारा इसका जो पोर्शन है ये वाला ये सारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो एरिया है, अफगानिस्तान इस वाले एरिया में, ये सारा नॉर्दर्न जो एरिया है वो इसने कब्जे में ले लिया था। और फिर बाद में उड़ीसा, ये सब चीज़ें, ये सारा एरिया इसके अंडर था, अकबर के अंडर था। फिर नेक्स्ट में 1595 टू 1600 ही फॉट टू बैटल विद चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर की क्वीन थी और फिर उसको डिफीट किया। फिर इसको अहमदनगर, बिदार, बालाकोट, फिर और साउथ में आ गया था। ये साउथ का जो ये वाला पोर्शन है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक का, जो नदन कर्नाटक का पोर्शन था, वो भी इसने कॉन्कर कर लिया था। अब इसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? रिलीजियस पॉलिसी में पॉलिसी बेस्ड ऑन सुलह ए कुल, जिसका मतलब है यूनिवर्सल ब्रदरहुड और नो डिस्क्रिमिनेशन, कि सबके सबके साथ भाईचारा हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। इन 1562 बैन फोर्सफुल कन्वर्जन, कि फोर्सफुली कन्वर्जन हो किसी भी धर्म में, तो वो बैन कर दिया। अबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स, तो ये जो टैक्स लगता था पिलग्रिमेज पे तो उसको भी अबॉलिश कर दिया। 1564 पे अबॉलिश जिजिया, इसको भी अबॉलिश कर दिया, जिजिया को, जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था, एक टाइप से डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था ये। फिर अलाउड चर्चेज एंड टेम्पल टू बिल्ड, और मंदिर और चर्चेज को बनाया गया। रिलीजियस फ्रीडम टू हिज वाइफ, इसकी जो वाइफ थी जोधाबाई अकबर, वो जोधाबाई जो थी उसको क्या है रिलीजियस फ्रीडम दी कि वो हिंदुइज्म को फॉलो कर सकती है। इन 1575 बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में इसने बनवाया था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। फिर वो इबादत खाना में बेसिकली वहाँ रिलीजियस जो सब रिलीजन के लोग आके वो रिलीजियस चीज़ों पे डिस्कशन होता था। उसमें तो अलग अलग रिलीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हिंदू से पुरुषोत्तम और देवी थे, जैनिज्म से हीरा विजय सूरी, और जो राष्ट्रियनिज्म से दस्तूर मेहरजी राणा, क्रिश्चियन से रडोल्फ एक्वाविवा और एंटोनी मोन्सेरेट, और फॉर्म रिलीजियस ऑर्डर तौहीद ए इलाही, जिसका नाम चेंज करके दीन ए इलाही रख दिया था। तो एक रिलीजियस ऑर्डर उसने फॉर्म किया जिसका नाम था दीन ए इलाही, और उसमें महेश दास मेंबर, उसका नाम अकबर ने रीनेम किया, उसका नाम रखा बीरबल, वो भी इस दीन ए इलाही का पार्ट था। फिर हमारा अकबर हो गया, अब है जहांगीर। जहांगीर जो है वो उसकी ऑटोबायोग्राफी थी तुजुक ए जहांगीरी। और दो ब्रिटिश एम्बेसडर आप भेजे थे, जेम्स वन जो राजा था इंग्लैंड का, उसने कैप्टन हॉकिंग्स 1608 से 1611 तक था, और सर थॉमस रो था 1615 टू 1619। और गुरु अर्जन देव को उस जहांगीर ने जो है डेथ सेंटेंस दी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के टाइम पे गुरु अर्जन देव को डेथ सेंटेंस मिली थी। नूरजहां जो वाइफ थी जहांगीर की, उसने अपने नाम के कॉइन मिंट किए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। फिर शाहजहाँ हैं 1627 टू 1658 एडी। तो शाहजहाँ के टाइम पे कोर्ट हिस्टोरियन थे अब्दुल हामिद लाहौरी, जिसने कि बहादुरशाह नामा लिखा, बहादुरशाह नामा। फिर शाहजहाँ के जो बैटल्स थे, बैटल कौन कौन से थे? इन 1633 में अहमदनगर को कॉन्कर किया। फिर 1636 में गोलाकोंडा, विजयपुर उन्होंने सरेंडर किया। तो जितना भी साउथ का पोर्शन था वो सारा इन्होंने अब कैप्चर करना शुरू किया।
इसके शाहजहाँ के तो शाहजहाँ के बेटे कौन कौन से हैं? एक है दारा शिकोह, वो वेदांती था, काफ़ी जो हिंदुइज्म के टेक्स्ट है उनको फॉलो करता था, उनको ट्रांसलेट भी किया इसने। जैसे कि भगवत गीता को ट्रांसलेट किया इसने पर्शियन में, 52 जो उपनिषद से उनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया। और इसने किताब लिखी उल बहरैन, वो भी इसने लिखी है दारा शिकोह ने। फिर इसका और दूसरा भाई था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब कौन सा था? 1615 एडी में इसने बैटल ऑफ धर्मात हुआ था, इसको बैटल ऑफ शमुगर भी बोलते हैं, जिसमें कि औरंगजेब जीत गया था और दाराशी को मारा गया था। तो इसने ये अपने भाई को ही मार दिया था राजगद्दी पाने के लिए। फिर औरंगजेब का क्या है, राज शुरू हुआ 1658 एडी में और वो चला 1707 तक। इसका असली नाम आलमगीर था। और इसके जो कोर्ट में है वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन कौन कौन से थे? ईश्वर दास था, उसने लिखी है फुतुवत ए आलमगीरी। फिर मोहम्मद काजमी था, उसने लिखी है आलमगीर नामा। और मोहम्मद शाकी मुस्तैद खान था, उसने लिखी है मासीर ए आलमगीर। फिर खैफिस खान था, उसने लिखी है किताब उल लुबाब। तो ये इसके कोर्ट में हिस्टोरियन थे, ईश्वर दास फुतवत आलमगीरी, मोहम्मद काजमी आलमगीर नामा, मोहम्मद शकी मुस्तैद खान माशीर ए आलमगीर और खफी खान किताब उल लुबाब। इसके टाइम पे रिवॉल्ट किस किस के हुए? सिख का रिवॉल्ट हुआ, 9वें और 10वें गुरु जो थे सिख के, उन्होंने रिवॉल्ट किए थे। जाट रिवॉल्ट हुआ था, जाट ऑफ आगरा के, और उसके पास आसपास के जो एरिया है वहाँ के जो जाट थे उन्होंने भी रिवॉल्ट किया था। राजपूत का रिवॉल्ट हुआ था जो दुर्गदास ने लीड किया था। फिर बुंदेल का रिवॉल्ट था जिसको चतरसल लीडर के रहने वाले थे, ये बुंदेली, और इनका जो लीडर था चतरसल, और ये बुंदेल के रहने वाले थे। और सतनामी रिवॉल्ट था दलित कम्युनिटी के, जो मध्य प्रदेश में ये रिवॉल्ट हुआ था। तो इसमें औरंगजेब के जो टूम है वो है क्वालाबाद में, क्वालाबाद इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ औरंगजेब का टूम है। और एडमिनिस्ट्रेशन देखें मुगल्स का, उसमें वजीर जो है वो पीएम होता था, दीवान वो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, मीर बख्शी सेनापति, और काजी उल कजत वो हेड ऑफ जुडिशियरी होता था, सदर उस सुदुर ये हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट होता था, मीर ए समन ये जो है इंचार्ज होता था रॉयल हाउस होल्ड आर्टिकल्स का। फिर मीर ए आतिश वो हेड होता था आर्टिलरी का जो ये गन्स है और बाकी सारी जो चीज़ें होती थी गोला बारूद, उसका जो है हेड होता था मीर ए आतिश। फिर मीर ए माल वो होता था हेड ऑफ ट्रेजरी, और मीर ए बंदर वो होता था हेड ऑफ पोर्ट सिटी का, जो पोर्ट सिटी होती थी उसका हेड होता था। फिर वाकी नावेस जो होता था वो सीक्रेट एजेंट होता था, एक टाइप का स्पाई होता था। फिर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कि कौन कौन से, प्रोविंस, सूबा और सूबेदार। ये प्रोविंस जो है उसको सूबा बोलते थे और उसका जो हेड होता था वो सूबेदार होता था। तो और इसका जो डाउनवर्ड ये होता था वो होता था सूबा में सरकार, सूबा फिर सरकार फिर परगना और फिर लास्ट में विलेज होता था। और लैंड क्लासिफिकेशन होती थी, जैसे पोलाज लैंड है, क्रॉप जहाँ गैप जीरो कॉन्टिन्यूसली क्रॉप जो है वो उगाई जाती थी। फिर परौती क्रॉप गैप वहाँ हाफ ईयर का होता था, और चच्चर जो है वहाँ क्रॉप गैप 3-4 ईयर का रहता था। बंजर ज़मीन में गैप जो है 5 साल से ज़्यादा हो जाता था। और मनसबदारी जो है वो एक रैंक होल्डर होता था, उसमें 2 टाइप के मनसबदार होते थे, जिसमें कि जाट रैंक जो है वो पर्सनल रैंक दिया जाता था, सवार रैंक जो है वो मिलिट्री रैंक होता था। तो इसके बाद जो सूरी डायनेस्टी वो बीच में एक पोर्शन रह गया था, वो भी देख लेते हैं। वो कौन से? शेरशाह सूरी जो है वो सूरी डायनेस्टी, उसने हुमायूं को हरा के शेरशाह जो सूरी डायनेस्टी वो है वो एस्टेब्लिश की थी। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किंगडम डिवाइडेड इनटू 47 सरकार्स, तो वो प्रोविंसेस को वो डिवाइड किया होता, विच आर गवर्न बाय चीफ मुंसिप, रेवेन्यू कलेक्टर होता था वो, उसको बेसिकली गवर्न करता था। फिर जो चीफ पोडार जो है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर होता था, और चीफ शकदार जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। सरकार वाले एरिया जो 47 सरकार में, उसमें अलग अलग जगह वो चीफ पोडार और चीफ शकदार होते थे। और ईच सरकार डिवाइडेड इनटू परगना, जो कि उसका हेड होता था मुंसिफ, खजानदार होता था सब ट्रेजरी ऑफिसर, और शिकदार होता था पुलिस ऑफिसर। फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पटवारी जो है वो देखता था। इसने जो सूरी ने है वो शेरशाह सूरी ने सिल्वर कॉइन रुपया जो है वो मिंट किया था, और इसका जो टॉम है वो ससाराम में बनाया गया था, मिडल ऑफ लेक है ये, मिडल ऑफ लेक टूम बना हुआ है ससाराम में। सो ये हमारा सूरी डायनेस्टी और मुगल जो सल्तनत है वो ख़त्म हो चुका है। और सो थैंक यू भी बेसिकली जो
इम्पोर्टेंट सबसे मेडिवल हिस्ट्री में आता है, वो शिवाजी वाला जो पीरियड है वो मेडिवल हिस्ट्री में आता है। उसके बाद वाला पीरियड जो है मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट किया जाएगा। तो मराठास क्या है, 14th सेंचुरी में मराठा ने जो बहमनीज किंगडम था उसको सर्व किया था। लेटर सर्व्ड सुल्तानपुर एंड अहमदनगर, फिर बहमनीज 4-5 भागों में वो डिवाइड हो गया था। फिर उसमें भी अहमदनगर और सुल्तानपुर को सर्व किया था मराठास ने। मराठास में शिवाजी भोंसले फैमिली से आते थे और शाहजी भोंसले बिकेम पीएम ऑफ अहमदनगर गिवन पूना जागीर। तो जो अहमदनगर, ये शाहजी भोंसले जो है शिवाजी के पिताजी थे और वो पीएम बने अहमदनगर के, और पूना जागीर मिली उनको। पूना जागीर वो डेवलप इतनी पावरफुल कर दी, मराठा स्टेट में डेवलप हो गई। और शिवाजी के अंडर शिवाजी 1627 से 1680 तक रहे। उनका जो बर्थ है वो शिवानेरू में हुआ और डाइड रायगढ़ इन 1680। इन्फ्लुएंस बाय जीजाबाई मदर उनकी, और दादाजी कोंडा कोंडा देव ट्रेंड शिवाजी इन वॉरफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने ये इन लोगों से वो इन्फ्लुएंस रहे अपनी माताजी से। दादाजी कोंडा देव उन्होंने वॉरफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ट्रेन किया। और सम्राट समर्थ रामदास जो है रिलीजियस गुरु रहे, ये भक्ति मूवमेंट के सेंट थे और इन्होंने रिलीजियस जो है टीचिंग की शिवाजी की। इनको रिलीजियस टॉलरेंस बनाया और कास्ट टॉलरेंट बनाया। फिर नेक्स्ट है टेरिटरीज जो कि शिवाजी ने कॉन्कर की थी, उसमें कल्याणा, तोराना बिल्ट फोर्ट रायगढ़, यहाँ रायगढ़ फोर्ट बनाया। फिर जनावाली प्रतापगढ़ में है, कोंडाना प्लंडर्ड मुगल टेरिटरीज, गुजरात वाले एरिया में इन्होंने काफ़ी जो इनकी टेरिटरीज है, मुगल्स की टेरिटरीज जो है उस वाले एरिया में इन्होंने यहाँ से मराठाज ने प्लंडर किया। और फिर सूरत तो 1664 में ट्रीटी ऑफ पुरंधार हुई 1665 में, जिसमें आउट ऑफ 35 फोर्सेज ऑफ शिवाजी 22 नीड टू सरेंडर फॉर मुगल, तो वो सरेंडर करना पड़ा। प्रिंस शंबाजी जो है मनसबदार, मुगल कोर्ट में मनसबदार बनना पड़ेगा। और शिवाजी शुड अटेंड म्यूचुअल दरबार, तो जो शिवाजी के बेटे थे शंबाजी, उनको मनसबदार बनना था किसके कोर्ट में, मुगल के कोर्ट में। और शिवाजी को म्यूचुअल जो दरबार था वो अटेंड करना था। तो इसमें नेक्स्ट है कि इन 1674 ही टुक टाइटल ऑफ छत्रपति शिवाजी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज किंग। तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी का टाइटल लिया और राजा डिक्लेयर किया खुद को। कॉन्कर्ड बलारी, जिंजी, बेलोर, ये सब एरिया इन्होंने कॉन्कर किए। शंबाजी जो है 1680 to 1689 रहे। इन बैटल ऑफ संगमेश्वर शंबाजी किल्ड, तो संगमेश्वर के बैटल में शंबाजी की डेथ हो गई। फिर राजा राम थे जो कि 1689 to 1700 रहे, वो ब्रदर थे शंबाजी के। और फिर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम रायगढ़ टू जिंजी, तो इस वाले एरिया में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की रायगढ़ से। रायगढ़ पे इसने कैपिटल बनाई थी शिवाजी ने। ताराबाई 1700 to 1707 वाइफ ऑफ राजा राम, इनकी वाइफ थी ताराबाई, इन्होंने भी रूल किया। फिर आए साहू 1707 to 49 मराठा डोमिनेशन इंक्रीज, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होगा। तो यहाँ जस्ट एक टाइमलाइन देने के लिए इनको कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान थे उनके, जो ये काफ़ी फेमस है। अष्टप्रधान मराठा के हैं, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन है। और अष्ट दिग्गज जो है वो विजयनगर एम्पायर में श्री कृष्ण देव राय के कोर्ट में थे अष्ट दिग्गज। ये अष्ट दिग्गज, तो इसमें जो अष्टप्रधान कौन कौन से थे, पेशवा हुए वो प्राइम मिनिस्टर था। अमात्या कौन था, फाइनेंस और अकाउंट संभालता था। मंत्री लॉ एंड ऑर्डर, सुमंत फॉरेन अफेयर्स, सचिवा रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, और सराय नौबत सेनापति, न्यायाधीश जुडिशरी, पंडिता राव हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट। तो ये उनके 8 प्रधान थे, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्या फाइनेंस और अकाउंट्स, मंत्री लॉ एंड ऑर्डर, सुमंत फॉरेन अफेयर्स, सचिव रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, सराय नौबत सेनापति, न्यायाधीश जुडिशरी, पंडिता राव हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट। फिर 9वां जो प्रधान है वो राजा राम के टाइम जुड़ा था, उसका नाम था प्रतिनिधि, हेड ऑफ अष्ट प्रधान। तो ये 8 प्रधान है, उसके हेड को 9वां जो प्रधान बनाया था अष्ट प्रधान में एक ऐड हुआ था, उसका नाम रखा प्रतिनिधि। वो राजा राम के टाइम ऐड हुआ था, जो कि शंबाजी के ब्रदर थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या थी उनकी, प्रांत हेडेड बाय मुख्य देशाधिकारी। फिर है तरफ, उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तरफदार उसको हेड करता था। फिर विलेज हेड बाय पटेल, असिस्टेड बाय कुलकर्णी, विलेज अकाउंटेंट, अकाउंट्स जो है कुलकर्णी विलेज अकाउंटेंट होता था। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, 40% ग्रास लैंड रेवेन्यू, 1/4 ग्रास फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, जो उनके अंडर है, एक चौथाई घास जो है उनसे लेते थे। सर देशमुख कंसिडर्ड टू बी ट्रेडिशनल ओनर ऑफ लैंड,
10% ऑफ देशमुख एंड 14% ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसमें देशमुख को 10% और 40% जो है लैंड रेवेन्यू मिलता था। फिर शिवाजी abolished देशमुख एंड दे शुड पे 10% टैक्स, जिसका नाम सर देशमुख टैक्स रखा। देशमुख होते थे ट्रेडिशनल जो है वो लैंड के ओनर भी होते थे और वो बेसिकली क्या है टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसमें सिर्फ 40% लैंड रेवेन्यू वो आगे जाता था और 10% देशमुखों को होता था। लेकिन शिवाजी ने देशमुख अबॉलिश कर दिए और अब टैक्स लगा दिया सर देशमुख 10%। फिर मिलिट्री में बारगीज वो परमानेंट ट्रूप थी, सिलहादार टेम्परेरी ट्रूप्स थी। इंपॉर्टेंट इस बार क्या है कि नेवी है, नेवी के जो सील है, नेवी का जो लोगो है वो चेंज किया है, वो शिवाजी के जो नेवी का लोगो है वो रखा है। और इसमें स्टेशनड एट कोलाबा, कोलाबा में इनकी नेवी स्टेशन थी। और सिद्दीज रूल्ड जंजीरा आइलैंड, जंजीर जो आइलैंड है वो सिद्दीज रूल करते थे, उससे हमेशा मराठा को थ्रेट रहता था, इसलिए उन्होंने नेवी तैयार की थी मराठा ने। सिद्दी कौन थे? सिद्दी हबशी थे, अफ्रीकन माइग्रेंट थे, तो वो जंजीर जो आइलैंड है वहाँ रहते थे और हमेशा थ्रेटन करते थे किसको? मराठास को। तो उनको कॉन्कर करने के लिए और उनसे डील करने के लिए शिवाजी ने जो है नेवी एस्टेब्लिश की थी, नेवी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्टेशन होती थी? कोलाबा में, कोलाबा में स्टेशन होती थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा आपका मेडिवल हिस्ट्री जो है वो खत्म हो गया है। इसको एक कंपाइल करके सारी वीडियो एक साथ भी डाली जाएगी, जिसमें आप एक साथ सारा बिना किसी रुके हुए ये सब लेक्चर्स जो है देख सकते हैं, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत है, उससे पहले का जो कॉन्करर जो है, जो मुस्लिम जो यहाँ इंडिया में जिन्होंने अटैक किया था। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद है हमारे खिलजीज है, तुगलक्स है, सैयद लोधी है और सूरी है बीच में। फिर मुगल सल्तनत है, उसके बाद मराठास हैं। सो ये हमारा, और जो रीजनल किंगडम्स भी है, विजयनगर है, भामनी है, गजापति है और मालवा, मलावा, मेवाड़ और आपके जो साउथ के किंगडम्स है वो सब इंक्लूडेड है इसमें। और कश्मीर है, तो वो सब बंगाल है, वो सब जो एरिया है वो मेडिवल टाइम में जिसने रूल किया है उन सबको इंक्लूड किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।